Okay, so welcome to CFA Level 2 classes. And this is economics. And within economics, there is the most important chapter, economic growth. This is a live class taking place, and I hope the audio and the video are fine. Now, although this is class number 4, so one would think that you may not understand. It's not true. The first 3 classes which took place, those classes were just a single item set, a very big item set I took, and I constructed questions from the entire chapter to tell you that economic growth is commonsensical. Chapter may be 20-30 pages का co-reading में दिया हुआ है, and if you read and reread the chapter, you will go into sleep, believe me. केवल को रीडिंग को रीड करने से कोई चैंपियन नहीं बनता है. चैंपियन बनता है उसको प्रैक्टिकली एक्टिवली समझने से. एंड दैट्स व्हाट वी डिड इन द फर्स्ट 3 क्लासेस. फर्स्ट 3 क्लासेस के बाद एक ऑडियो समरी रिकॉर्ड हुआ था करीब 12 मिनट का, 12 मिनट्स का. वो मैंने शेयर किया है टेलीग्राम पे. फर्स्ट 3 क्लास का ऑडियो समरी. सुपर्ब इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैं अभी उसको सुन रहा था. जस्ट बिफोर दिस 4th क्लास आई लिसन टू द ऑडियो समरी एंड आई फेल्ट वाह अच्छा रिकॉर्ड हो गया. ठीक है ना. तो इन दैट केस अगर आपको वार्म अप चाहिए तो आप फर्स्ट 3 क्लास कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा. अगर आपको वार्म अप नहीं चाहिए, आप 4th क्लास से करेंगे तब भी पूरा चैप्टर आपको समझ में आएगा. इज इट ओके? तो 4th क्लास कैन बी कंसिडर्ड टू बी क्लास नंबर 1. विच स्टूडेंट्स आर द वन जिनका आज फर्स्ट क्लास है? यस प्लीज. कौन से स्टूडेंट्स है जिनका आज फर्स्ट क्लास है? फटाफट रिप्लाई कीजिएगा. किन स्टूडेंट्स का आज फर्स्ट क्लास है? आई विल नॉट डिवोट मोर देन 30-50 सेकेंड्स टू इट. यस प्लीज. किन स्टूडेंट्स का आज फर्स्ट क्लास है? सार्थक, उमेश मालवी, वेलकम. निकिता, वेलकम टू द क्लास. आकाश गोयंका, सेकेंड लाइव क्लास बोल रहा है, फर्स्ट नहीं है, सेकेंड है. ओके, दैट्स फाइन. सो लेट्स स्टार्ट. पहले अपने लेआउट ऑफ द चैप्टर कर रहे हैं. यू मे बी अवेयर दैट CFA लेवल 2 में इकोनॉमिक्स में केवल 2 चैप्टर्स है. वन इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द अदर इज करेंसी. एंड दीज चैप्टर्स आर इन एक्सक्रूशिएटिंग डिटेल्स. एंड इट इज नॉट पॉसिबल दैट कोई बोले कि सर ये चैप्टर मेरे फ्यूचर में काम नहीं आएगा. Everything that you wanted to know whenever you heard somebody speaking macroeconomics and you felt that काश हम ऐसे बोल पाते, काश हम ऐसे सोच पाते. ठीक है. इट इज देयर इन दीज 2 चैप्टर्स. ऑफ कोर्स उसका एप्लीकेशन लेवल 3 में. ठीक है ना. सो इकोनॉमिक ग्रोथ चैप्टर इज अबाउट द लॉन्ग टर्म पोटेंशियल और ट्रेंड ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी. It is about the long-term potential or the trend growth rate of the economy. We are not talking about business cycles. We are talking about the long-term potential secular trend growth rate of the economy. It is the single most important factor that determines the performance of all asset classes. Equity, public or private. Fixed income, public or private. Alternate investments. So if you imagine yourself to be a senior analyst in any of these asset classes or a fund manager for any of the schemes or the chief investment officer in future, it is this chapter that's most important, believe me. Because the performance of equity significantly depends upon the long-term trend structural growth rate of the economy. Good for fixed income also and true for alternate investment also. I'll show you how. There's a LOS or 2 LOSs devoted to the same. ठीक है. तो फर्स्ट पार्ट है पार्ट 1, वाई इकोनॉमिक ग्रोथ मैटर्स. ठीक है. चैप्टर को डिवाइड कर रहा हूं 5-6 पार्ट्स में, सुनिएगा, लिखा दूंगा अपने आप. पहला है वाई डज इकोनॉमिक ग्रोथ मैटर्स. पार्ट 2 है व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. वो जो स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म ग्रोथ है उसका क्या डिटर्मिनेंट्स है. What are the determinants of economic growth? A qualitative BCom style discussion जो मेरे को सबसे बोरिंग लगता है और वो शुरू में दिया हुआ है, तो जो भी बच्चा उसको पढ़ना चालू करेगा उसको नींद आ जाएगा. ठीक है. गब्बर, ठीक है ना, क्या था उसमें शोले में डायलॉग, आई फॉरगेट द डायलॉग,
कि बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा, तो वो आप अपने आप ही सो जाओगे इफ यू रीड दैट पार्ट, ठीक है ना. व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, दे विल टॉक अबाउट क्या बोलते हैं टेक्नोलॉजी, दे विल टॉक अबाउट education or hygiene mein investment, they will talk about legal and regulatory framework, they will talk about protection of intellectual property rights, okay, they will talk about all these things in that pura BCom class hai. Okay, what are the determinants of economic growth. Third part hai mathematical models that capture the determinants of economic growth. माने part 2 का mathematization, we love it. पर थर्ड पार्ट में केवल दो सोर्स लिया है, कैपिटल एंड लेबर. ओनली कैपिटल एंड लेबर आर द टू सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन इन द थर्ड पार्ट मॉडल. ओके, फोर्थ पार्ट इज एक्सटेंडेड मॉडल फॉर मैथमेटाइजेशन. ओके, जिसमें अपने और भी फैक्टर्स लिए हैं लाइक आईसीटी कैपिटल, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस, एंड नॉन आईसीटी कैपिटल, नेचुरल रिसोर्सेज, ओके, क्वालिटी ऑफ लेबर, मतलब उसका ह्यूमन कैपिटल, वो सारा चीज लिया गया है फोर्थ पार्ट में, एक्सटेंडेड मैथमेटाइजेशन. पार्ट 5 ग्रोथ थियरीज, द फिलॉसफी एंड डेस्टिनी ऑफ एन इकोनॉमी. एक इकोनॉमी कहां जा रहा है, इफ यू थिंक अबाउट द इंडियन इकोनॉमी कहां जा रहा है, क्या लगता है आपको? द फिलॉसफी एंड द डेस्टिनी ऑफ द इकोनॉमी, ग्रोथ थियरीज. एंड द लास्ट पार्ट इज अबाउट द फैक्ट दैट अभी तक जो डिस्कस किए वो स्टैंड अलोन डिस्कस किए, एक इकोनॉमी. इकोनॉमीज आर इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर via the capital account, via the current account, trade flows, capital flows, and in such transactional environment, okay, what are the interactions and would there be convergence? क्या गरीब जो है अमीर का मुकाबला कर पाएंगे? And what happens in an open economy? So there are interactions in an open economy. ठीक है, that's part 6. I think 6 parts मैंने बोला है. Okay, let's write it down. Economic growth. We are talking about the LTEG. The long-term trend or secular growth rate or potential growth rate of an economy. Long-term trend or secular growth rate or potential growth rate of an economy. Okay, long-term trend or secular growth rate or potential growth rate of an economy. Just थोड़ा सा extra dig in करने के लिए, this is the graph of economics that I always focus on. This is Y, which is real output. This is P, which is price level. The x-axis पे Y है real GDP, y-axis पे price level. This is YF, the full employment output. LRAS. This is the aggregate demand curve AD, C plus I plus G plus X minus M. This is the short run aggregate supply curve, SRAS. The fluctuations in the aggregate demand curve and the SRAS cause the economy to be either in expansion mode or in contraction mode. समझ गए? ये जो इंटरसेक्शन हुआ है, अगर ये इंटरसेक्शन राइट साइड में होता, अगर ये इंटरसेक्शन यहाँ पे होता इधर में, ठीक है, इधर में इंटरसेक्शन होता तो इकोनॉमी वुड बी इन एक्सपेंशन, और अगर ये इंटरैक्शन इधर में होता तो इकोनॉमी वुड बी इन कॉन्ट्रैक्शन और रिसेशन. ये था लेवल 1 में अंडरस्टैंडिंग बिजनेस साइकिल. लेवल 2 में ये नहीं है. लेवल 2 में डिस्कशन है इस लाइन का मूवमेंट. दिस लाइन LRAS विल मूव टू द राइट एट व्हाट रेट? ओके, दिस लाइन LRAS विल मूव टू द राइट एट व्हाट रेट? द फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट. Okay, due to massive investment in artificial intelligence, America, China, everybody is betting that long-term economic trend growth rate will rise, okay, to a different level altogether. That's what they are betting upon.
Am I communicative? समझ में आया? इसके ऊपर लिखा नहीं पा रहा हूं कि दिस इज द ग्राफ, एक्स एक्सिस पे ये है, वाई एक्सिस पे ये है. नो, ऑडियो समरी रहेगा. यू विल बी केपेबल ऑफ recapitulating after looking at the notes and listening to the audio summary. ठीक है ना? Okay. Layout of the chapter. Number 1, why economic growth matters. Why economic growth matters? Tell me something, please. Do you want to be a bottom-up portfolio manager or top-down? Do you want to be a bottom-up security analyst बोलना चाहिए or a top-down? Yes, please. What do you want to be? You prefer bottom-up, तारे जमीन पे ढूंढना नीचे से, या you prefer top-down, पहले इकोनॉमी, फिर इंडस्ट्री, फिर कंपनी, whatever you wish. कोई करेक्ट आंसर नहीं है इसमें. यू लाइक बॉटम अप और यू लाइक टॉप डाउन? एवरीबडी इज आंसरिंग टॉप डाउन, टॉप डाउन. वो ट्रू नहीं है, बता रहा हूं, क्योंकि इंडियन मार्केट्स में, एटलीस्ट इंडियन मार्केट्स में जहां पे बहुत मिस प्राइसिंग अभी भी है, बॉटम अप मेक्स मोर मनी. बता दे रहा हूं ऐसे. ठीक है ना? आप लोगों ने टॉप डाउन लिखा है, क्यों? बिकॉज आप लोग का अभी तक दोस्ती नहीं है ना. लेट मी टेल यू, आपने टॉप डाउन क्यों लिखा है. आपने टॉप डाउन क्यों लिखा है? लेट मी टेल यू. व्हेन वी टॉक अबाउट द इकोनॉमी, आपको समझ में आता है, निफ्टी समझ में आता है, सेक्टर समझ में आता है, इंडिविजुअल स्टॉक्स का नाम सुना हुआ नहीं रहता है, तो इन दैट केस थोड़ा अजीब सा लगता है व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिविजुअल स्टॉक्स. तो अभी दोस्ती नहीं हुआ है. ठीक है ना? सो दैट इज व्हाई यू सेड टॉप डाउन. आई विल नॉट टेक इट दैट वे. तो लेट मी टेल यू, दोज हु लाइक बॉटम अप, दे नीड टू बी मैक्रो अवेयर. Those who want to be top down, they need to be macro expert. Those who want to be bottom up managers, they need to be macro aware, if you're catching the word. And those who want to be top down managers, they need to be macro expert. Understood? I hope you understand the difference between aware and expert. बट अगर कोई मैनेजर है जो बोलता है नो नो, आई डोंट वांट टू बी कंसर्न्ड अबाउट मैक्रोज एट ऑल, नॉट पॉसिबल एट ऑल. ठीक है? यू आर एमिंग फॉर अ रॉन्ग थिंग. यू विल बिकम अ बेंच, माने साइड बेंच पे बैठने वाला क्लर्क इन एन ऑफिस हु विल बी डूइंग मोनोटोनस वर्क. ठीक है? तो मैक्रो अवेयर वर्सेस मैक्रो एक्सपर्ट. ठीक है? तो वो चीज है. अभी साइड बाय साइड एनालिस्ट ट्रैक में देयर इज अ सेशन कॉल्ड मैक्रो फ्रेमवर्क फॉर इक्विटी मार्केट्स, मैक्रो फ्रेमवर्क फॉर इक्विटी मार्केट्स. वो सेशन मैं ही लेने वाला हूं. तो इन दैट केस उसका बना रहे थे केस स्टडीज. तो आई वाज जस्ट अंडरस्टैंडिंग दैट देखो ये चैप्टर क्या है और वहां पे कितना प्रैक्टिकल. एनीवेज, चलो. व्हाई इकोनॉमिक ग्रोथ मैटर्स. नंबर 2, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ LTEG. What are the determinants of LTEG? ये वाला डिस्कशन बीकॉम क्वालिटेटिव है. आई डोंट मीन टू से दैट ये करेंगे नहीं, क्वेश्चन इससे भी आ सकता है, पर बहुत इजी होगा. वो मल्टीपल चॉइस से बेटर हो जाता है एज कंपेयर टू यू नो राइटिंग नोट्स ऑन द सेम. तो इसका नोट्स तो कोई हालत में डिक्टेट नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए. नंबर 3, मैथमेटिकल model to capture part 2. To capture part 2, mathematical model, quantification of part 2. part 2 तो theory है ना, इन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है. कैसे डिपेंडेंट है? इक्वेशन क्या है? ठीक है? तो दैट इज part 2. Point number 4, extended मैथमेटिकल मॉडल. एक्सटेंडेड मैथमेटिकल मॉडल जिसमें केवल कैपिटल लेबर नहीं आएगा, जिसमें और भी फैक्टर्स आएगा. एक्सटेंडेड मैथमेटिकल मॉडल. पार्ट 5, इकोनॉमिक ग्रोथ theories of economic growth, which tell you the philosophy and the destination of a country. Economic growth theories.
Part 6. Interaction between economies. Interaction between economies, bracket, convergence and open economy. कन्वर्जेंस एंड ओपन इकोनॉमी. तो ये 6 पार्ट्स है. दीज आर द 6 पार्ट्स. आई थिंक सारे के सारे पार्ट्स का फील तो आ रहा होगा, ठीक है ना, कि व्हाट आर द पार्ट्स. बिकॉज एलओएस बहुत ज्यादा है. एलओएस दिखा के आई डोंट वांट टू मेक यू नो अफ्रेड. तो दीज आर द 6 पार्ट्स ऐसे अपने करने वाले हैं, ठीक है. और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट 1 है. सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट इज पार्ट 1, बिकॉज वो तो अपना है ना. इक्विटी पोर्टफोलियो मैनेजर, फिक्स्ड इनकम मैनेजर, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर. ऑल्दो इन्होंने एलओएस में केवल इक्विटी और फिक्स्ड इनकम बोला है, तो एलओएस बता दूं. एलओएस बता दूं, जो फर्स्ट पार्ट है उसका एलओएस ये बोलता है, हाउ डज लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ अफेक्ट इक्विटी एंड फिक्स्ड इनकम. ऑल्टरनेट का बात नहीं की है. हाउ डज लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ अफेक्ट इक्विटी एंड फिक्स्ड इनकम, ठीक है ना. तो ये एक एलओएस है जो मेरे को ध्यान आता है. बट आई डैम केयर अबाउट द एलओएस. लेट मी स्पीक अबाउट इट, ठीक है. तो सुनना प्लीज. फर्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट 1. पार्ट 1 इज वाई, पार्ट 2 इज व्हाट. एक तरह से पार्ट 3 एंड पार्ट 4 आर हाउ, ठीक है ना. पार्ट 1 वाई डज इट मैटर, डिस्कस कर रहे हैं. सुनिएगा प्लीज. जो इंडेक्स है, इंडेक्स, इक्विटी इंडेक्स, अब सोचो निफ्टी, दैट कैन बी रिटन एज पीई रेशियो इनटू ईपीएस. निफ्टी का जो वैल्यू है, दैट कैन बी रिटन एज पीई रेशियो इनटू ईपीएस. Anything can be written as P ratio into EPS. Correct है? P ratio into EPS. This can be further broken down into P ratio into earnings divided by number of shares. When I say number of shares, it is not the number of companies that make the Nifty. निफ्टी को एक स्टॉक मान रहे हैं, ठीक है. तो हाइपोथेटिकल नंबर ऑफ शेयर्स इन द निफ्टी इंडेक्स. अर्निंग्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. अर्निंग्स माने निफ्टी में जो कंपोनेंट्स है ना, कंस्टिट्यूएंट्स, उनका सबका मिला के अर्निंग्स. ओके, इट्स ऑल रिपोर्टेड, यू कैन चेक इट आउट. निफ्टी का ईपीएस प्लीज चेक कर लेना. व्हाट्स द फोरकास्टेड ईपीएस फॉर 2026, 27, 28. सारा फोरकास्ट मिल जाएगा, कंसेंसस आपको निफ्टी के ईपीएस का. दिस कैन बी रिटन एज P ratio into E by GDP into GDP, the whole divided by number of shares. Is it fine? Maths चल रहा है. P ratio into E by GDP into GDP divided by number of shares. Fine. This is equal to P ratio into E by GDP into real GDP into price level whole divided by number of shares. Because ये GDP तो nominal GDP था, तो real GDP into price level. Real GDP into price level. Real GDP is like output. So output into price. Real GDP into price level. Now, if I write this in terms of growth rate of Nifty, growth rate of price level, यानी कि delta P by P percentage capital gains on Nifty
अगर आप निफ्टी में इन्वेस्ट करोगे तो व्हाट इज द कैपिटल गेन्स यू आर गोइंग टू अर्न इज इक्वल टू growth rate of P ratio plus growth rate of earnings to GDP ratio plus growth rate of real Y plus expected inflation minus growth rate of number of shares. Have a look please. निफ्टी का ग्रोथ रेट इज इक्वल टू सर उसका पी रेशियो कितना बढ़ेगा या गिरेगा. उसके अलावा मेरे को निफ्टी के ईपीएस का ग्रोथ चाहिए था, तो निफ्टी के ईपीएस का ग्रोथ के लिए मैंने अर्निंग्स बाय नंबर ऑफ शेयर्स किया, तो निफ्टी के अर्निंग्स का ग्रोथ चाहिए था, अर्निंग्स को तोड़ दिया अर्निंग्स बाय जीडीपी इंटू जीडीपी मेरा मन, और फिर जीडीपी को तोड़ दिया इंटू रियल जीडीपी इंटू प्राइस लेवल. तो ग्रोथ रेट इन द अर्निंग्स टू जीडीपी रेशियो प्लस ग्रोथ रेट ऑफ रियल जीडीपी प्लस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, बिकॉज व्हाट इज द ग्रोथ रेट ऑफ प्राइस लेवल इन्फ्लेशन माइनस द ग्रोथ रेट ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स. सर क्या ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है क्या? सर ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, एकदम भी इंपॉर्टेंट नहीं है. ये डेरिवेशन एकदम भी इंपॉर्टेंट नहीं है. दिस डेरिवेशन इज ऑफ नो यूज. ये इंपॉर्टेंट है कंक्लूजन, एंड कंक्लूजन नेचुरल इंट्यूटिव है. मैंने डेरिवेशन तो ऐसे ही दिखा दिया, जो कंक्लूजन है वो नेचुरल है, इंट्यूटिव है. इसको बोलते हैं ग्रीनॉल्ड क्रोना मॉडल. वी कॉल इट ग्रीनॉल्ड क्रोना मॉडल. ग्रीनॉल्ड क्रोना मॉडल, जीके मॉडल. तो ग्रीनॉल्ड क्रोना मॉडल इज सेइंग दैट the expected capital gains on equity is a function of re-rating. re-rating समझते हैं? जब एक स्टॉक का P रेशियो 10 से 12 हो जाता है, 10 से 14 हो जाता है, तो we said that the street has re-rated the stock. ये समझ में आया क्या? जब एक स्टॉक का P रेशियो 10 से 14, 10 से 15 हो जाता है, तो we say that the stock has got re-rated. इन केस यू आर नॉट गेटिंग द फील, इंडियन होटल्स जिसका केस स्टडी में लेने वाला हूं अलग से, ओके, यूट्यूब पे, सॉरी जूम पे, उसका पी रेशियो ड्यूरिंग कोविड हैड बिकम, ध्यान नहीं आ रहा, अराउंड 10 टाइम्स. एक्चुअली पी रेशियो नहीं, एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिडा रेशियो हैड बिकम 10 टाइम्स, एंड दिसंबर 2024 में इट बिकेम 42 टाइम्स. तो 10 टाइम्स पे ट्रेड हो रहा था, एंटरप्राइज वैल्यू वॉज 10 टाइम्स एबिडा, इट बिकेम 42 टाइम्स एबिडा. तो जस्ट अंडरस्टैंड कि अगर अर्निंग्स वहीं का वहीं रह जाए तब भी शेयर का दाम 10 से 42 हो गया. ओके, री रेटिंग ऑफ द कंपनी. और डी रेटिंग मतलब होता है पी रेशियो गिर जाना. तो एक ओवरऑल इक्विटी मार्केट का पी रेशियो बढ़ना या गिरना उसके ऊपर रिटर्न डिपेंडेंट है. ठीक है, अगर एक बार अपने इस पार्ट को छोड़ दे, because this part will cause a confusion. 2 मिनट छोड़े. If you focus on this part, growth rate of real GDP, yes. निफ्टी का रिटर्न्स doesn't it depend upon real GDP किस ग्रोथ रेट से ग्रो करेगा? यही तो LTEG है. This is the LTEG वाला पार्ट जो डिस्कस कर रहे हैं. This is the LTEG वाला पार्ट जो इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं. We are discussing this only, the real GDP trend growth rate of the economy. वैसे इसमें हो सकता है 1 साल का 2 साल का बाद भी हो रहा होगा इस इक्वेशन में, बट अदरवाइज इस चैप्टर का फोकस LTEG पे है. उसके अलावा एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, तो जीडीपी इस कारण से ही बढ़ेगा. तो ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज लाइक इंडियन इकोनॉमी के बारे में. बट क्या निफ्टी में जो 50 कंपनीज हैं, दे रिप्रेजेंट द इंडियन इकोनॉमी? निफ्टी में जो 50 कंपनीज है, इज दैट द इंडियन इकोनॉमी? नो सर, दे आर अ पार्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. तो अगर एसएमई सेक्टर, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, जो अनलिस्टेड कंपनीज है, वो लोग जोर से ग्रो करते हैं, और जो निफ्टी के कंस्टिट्यूएंट्स है, द टाटा मोटर्स एंड द टीसीएस एंड ऑल दैट, वो लोग खराब परफॉर्म करते हैं, तो अर्निंग्स टू जीडीपी रेशियो विल फॉल. प्लीज अंडरस्टैंड, इफ द रेस्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, which means those which are not listed, okay, if they do well as compared to the index constituents, in that case the earnings to GDP ratio will fall. On the other hand, if
जो 50 कंपनीज निफ्टी में हैं, दे डू बेटर देन द नॉन इंडेक्स कंपनीज, इन दैट केस अर्निंग्स टू जीडीपी रेशियो विल राइज. ओके, तो अर्निंग्स टू जीडीपी रेशियो इज ट्राइंग टू कैप्चर दैट हु इज परफॉर्मिंग बेटर. ओके, इज आर द इंडेक्स कंस्टिट्यूएंट्स beating the overall rest of the economy, or the index constituents are overpowering the rest of the economy. China में usually E by GDP ratio falls. Let me tell you, China में usually E by GDP ratio falls because China PSU sector को लिस्ट कर दिया, PSU enterprises को लिस्ट कर दिया, पर लिस्ट करने के बाद भी the PSU enterprises never ran for shareholders wealth maximization. They always ran like state run companies which are promoting welfare. So in that case, the index in China consists of a lot of public sector enterprises, and those enterprises are totally under the control of the government, which is a welfare nation. I am not saying it is good or bad, socialistic या versus communism and capitalism का discussion नहीं हो रहा है. मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि if a lot of PSUs enter the index and they are not managed in an efficient manner, they are managed like government entities, in that case obviously they will not perform well, the index will not perform well, and therefore earnings to GDP ratio will fall, as it has happened in China. Am I communicative? समझ में आया क्या? चाइना का अगर आप स्टडी करेंगे, उन्होंने ब्लू बॉक्स पे दिया है चाइना का, और जो भी ब्लू बॉक्स है पार्ट ऑफ द सिलेबस है. एक मिनट, मैं जो चाइना का बोल रहा हूँ आउट ऑफ सिलेबस नहीं बोल रहा हूँ, लेट बी क्लियर. मैं जो चाइना का बोल रहा हूं वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं बोल रहा हूं. द ब्लू बॉक्स इज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस. पढ़ लेना सीएफए इंस्टीट्यूट गाइडलाइंस. तो हर एक ब्लू बॉक्स हम लोग कवर करते हैं, डिस्कशन में भी, क्वेश्चंस में भी, बिकॉज हमें एक बार ही अपीयर करना है एग्जाम में. ओके, किसी को 2-3 बार अपीयर करना है तो वो स्क्वाइजर से केवल पढ़ के जा सकता है. जिसको केवल एक बार अपीयर करना, अपने करियर का देखना है, वो स्क्वाइजर को यूज कर सकता है एज अ सप्लीमेंट्री टूल, या बोलना चाहिए एज अ कॉम्प्लीमेंट्री टूल. बट स्क्वाइजर के भरोसे जो जा रहा है, RIP, रेस्ट इन पीस, बिलीव मी, कोई ब्लू बॉक्सेस कुछ कवर नहीं है उसके अंदर. बोल बोल के भाग रहा है कि जल्दी कैसे कंप्लीट हो. 30 पेज का था, 8 पेज में कैसे हो. आपको अगर लगता है 30 पेज भयानक है तो मत पढ़िए ना. कौन बोला? मैं तो खुद अगेंस्ट हूं अभी को रीडिंग के रीड करने में. और उठाइए उसको एक्टिवली विद द हेल्प ऑफ आइटम सेट्स एंड ऑल दैट. हु विल प्रोवाइड द आइटम सेट्स? आई विल प्रोवाइड. ठीक है ना. तो जो अर्निंग्स टू जीडीपी रेशियो है, दैट चेंजेस कि इंडेक्स का परफॉर्मेंस कैसा है कंपेयर्ड टू नॉन इंडेक्स का परफॉर्मेंस. उसका बेस्ट एग्जांपल है चाइना. चाइना में PSU सेक्टर्स को इंक्लूड कर लिया गया, किसमें? इंडेक्स में. बट उसके बाद भी दे वर रनिंग लाइक वेलफेयर कंपनीज, नॉट फॉर शेयर होल्डर्स बट फॉर सोसाइटी. वो स्टेक होल्डर्स वेल्थ मैनेजमेंट ज्यादा ही सीख लिए थे एज कंपेयर टू शेयर होल्डर्स वेल्थ मैनेजमेंट. तभी तो दामोदरन इतना ज्यादा क्रिटिसाइज करता है ये ESG में जो है ना, ज्ञान एस को. बट ऑल्दो दामोदरन क्रिटिसाइज करते हैं, द फैक्ट रिमेन्स दैट द वर्ल्ड इज inefficient. तो if ESG is a bandwagon, जिसके बेसिस पे सब कुछ चल रहा है, जिसके बेसिस पे लोगों को जॉब्स मिल रहा है, तो इन दैट केस वी नीड टू अडॉप्ट इट. तो CFA इंस्टीट्यूट इज प्रैग्मेटिक. ठीक है. दामोदरन इज नॉर्मेटिव. ओके, ही थिंक्स दैट ये डुप्लिसिटी है. तो अपने को तो भाई प्रैक्टिकल होना पड़ेगा. ठीक है ना. बट वैसे फिलोसफिकली करेक्ट है वो. तो अर्निंग्स टू जीडीपी रेशियो आप समझ गए. उसके बाद लास्ट वाला पार्ट GN है. GN ग्रोथ रेट ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स. टेल मी समथिंग. इफ मोस्ट ऑफ द निफ्टी कंपनीज गो फॉर बायबैक, इफ मोस्ट ऑफ द निफ्टी कंपनीज गो फॉर बायबैक, तो GN विल राइज और फॉल. इफ मोस्ट ऑफ द निफ्टी कंपनीज गो फॉर बायबैक, GN विल राइज और फॉल. इफ मोस्ट ऑफ द निफ्टी कंपनीज गो फॉर बायबैक, GN विल राइज और फॉल. इफ मोस्ट ऑफ द निफ्टी कंपनीज गो फॉर बायबैक, GN विल राइज और फॉल. जवाब नहीं आया. GN will fall, GN will fall, यानी GN नेगेटिव होगा. GN नेगेटिव होगा तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस. सपोज GN -2% है तो माइनस और -2% जब प्लस. बोलना ये चाह रहे हैं, इफ द नंबर ऑफ शेयर्स फॉल्स, EPS विल राइज ना. इफ द नंबर ऑफ शेयर्स फॉल्स, EPS विल राइज, एंड इफ EPS विल राइज, निफ्टी विल राइज. तो बायबैक इज अ गुड थिंग. बायबैक इज अ गुड थिंग. बट इफ द नंबर ऑफ कंपनीज आर कमिंग आउट विथ FPO, फुल फॉर्म जानते होंगे. If a number of companies are coming out with FPO, मैंने IPO नहीं बोला बिकॉज जरूरी थोड़ी IPO वाले कंपनीज इंडेक्स में आएंगे. बट इफ अ नंबर ऑफ कंपनीज आर कमिंग आउट विथ FPO, जो ऑलरेडी निफ्टी में कंपनीज है, दे आर कमिंग आउट विथ FPO, इन दैट केस नंबर ऑफ शेयर्स विल राइज. एंड इफ नंबर ऑफ शेयर्स विल राइज, ceteris paribus, निफ्टी विल फॉल.
Okay, ceteris paribus, Nifty will fall. I hope you understand. You can stop me at any point of time कि सर नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेगा तो EPS गिरेगा तो निफ्टी गिरेगा. तो मैंने सेड चाइना ने बहुत सारे PSUs को लिस्ट कर दिया. चाइना ने बहुत सारे PSUs को लिस्ट कर दिया तो उसका इंपैक्ट तीन चीजों पे आया. ध्यान दीजिएगा, उसका इंपैक्ट तीन चीजों पे आया. इस पे और इस पे. चाइना ने बहुत सारे PSUs को लिस्ट कर दिया. लिस्ट यानी वो लोग इंडेक्स में नहीं थे, वो तो लिस्टेड ही नहीं थे, तो उन्होंने शंघाई स्टॉक एक्सचेंज में उनको लिस्ट कर दिया और इंडेक्स में ले लिया, शंघाई इंडेक्स में ले लिया. तो उसके कारण सर अर्निंग्स टू जीडीपी रेशियो गिरा. क्यों? बिकॉज वो PSUs वे रन इनएफिशिएंटली. तो दैट्स अ बैड थिंग. इसलिए चाइनीज मार्केट कितने सालों तक खराब परफॉर्म किया. ऑल्दो चाइनीज इकोनॉमी वाज रॉकिंग अहेड 10%, 12% ग्रोथ, बट द चाइनीज मार्केट नेवर गेव दैट टाइप ऑफ रिटर्न. इट वाज एन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स. जैसे अभी PFC REC का बात हो रहा है कि PFC has a 53% stake in REC. Okay, Power Finance Corporation has a 53% stake in REC. अब जाके REC को वो लोग अमेलगमेट करेगा अपने अंदर, तो इन दैट केस जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है उनको PFC का शेयर्स मिलेगा. अगर ठीक से शेयर्स नहीं मिलता है, दे विल ड्रैग गवर्नमेंट टू द NCLT. Okay, they will drag government to the NCLT. It is a legally challengeable process unless and until they appease the minority shareholders. Understood? तो इन दैट केस जो चाइना ने किया, तो इन दैट केस उससे अर्निंग्स टू जीडीपी रेशियो गिरा बिकॉज वो लोग इनएफिशिएंटली रन थे. पर टेल मी समथिंग, इन केस आपने सुना हो, देयर इज, जब आईपीओ होता है ना, आईपीओ तो उसमें एक होता है ऑफर फॉर सेल, एक होता है फ्रेश इश्यू. किसको किसको पता है? आईपीओ में एक होता है ऑफर फॉर सेल, एक होता है फ्रेश इश्यू. सर हमारे लेवल 2 में काम का है क्या? 100% काम का है. आईपीओ में देयर इज एन ऑफर फॉर सेल एंड देयर इज अ फ्रेश इश्यू. आईपीओ में देयर इज एन ऑफर फॉर सेल एंड देयर इज अ फ्रेश इश्यू. वेरी गुड, सबको पता है. इसका मतलब गवर्नमेंट अगर लिस्ट करती है किसी PSU को जिसपे 100% होल्डिंग है, गवर्नमेंट लिस्ट करती है, तो गवर्नमेंट को अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस करीब 25% ऑफरिंग करना पड़ेगा पब्लिक को. 25% ऑफ द होल्डिंग पब्लिक को ऑफर करना पड़ेगा. तो वो तो गवर्नमेंट का शेयर्स पब्लिक के पास जा रहा है, द नंबर ऑफ शेयर्स रिमेन द सेम. गवर्नमेंट का शेयर्स पब्लिक के पास आ रहा है, नंबर ऑफ शेयर्स रिमेन द सेम, और पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है. इट इज प्योरली अ डाइवेस्टमेंट. ओके, गवर्नमेंट ने पैसा उठा लिया, 25% शेयर होल्डिंग कोल इंडिया में, ओके, वो क्या बोलते हैं, पब्लिक को दे दिया. तो इन दैट केस दैट्स द केस ऑफ जिसमें GN चेंज नहीं होगा, GN विल नॉट चेंज. बट गवर्नमेंट अगर कोल इंडिया के लिए फर्दर पैसा उठाता है और फ्रेश इश्यू लाता है, कोल इंडिया का फ्रेश इश्यू, तो नए शेयर्स इश्यू होंगे, उससे GN विल राइज and Nifty will fall. Nifty will fall, dilution. Nifty will fall, dilution. Are you understanding? I hope you're understanding. Offer for sale से GN does not change, but fresh issue से GN will go up and Nifty will fall because EPS will fall. And finally, ये जो मैंने बोला ना, P रेशियो भी अफेक्टेड होता है. इवन दो ऑफर फॉर सेल में गवर्नमेंट जब 25% अपना स्टेक पब्लिक शेयर होल्डर्स को दे दिया तो नंबर ऑफ शेयर नहीं बढ़ा, बट अचानक से there was a surplus stock in the market ना, बहुत ज्यादा शेयर्स मार्केट में आ गए स्टॉक के, तो अकॉर्डिंगली द P रेशियो विल फॉल बिकॉज ऑफ सप्लाई. आफ्टर ऑल शेयर प्राइसेस तो डिमांड सप्लाई से है, तो P रेशियो विल फॉल. समझ गए? तो देयर आर रीजंस एज टू व्हाई द चाइनीज स्टॉक मार्केट डिड नॉट परफॉर्म वेल in spite of phenomenal performance of the Chinese economy. You can check it out. मैंने उसको वैसे ब्लू क्वेश्चंस में लिया है. आई हैव टेकन इट इन क्वेश्चंस. GN का मतलब ग्रोथ इन नंबर ऑफ शेयर्स. यस, GN मतलब ग्रोथ इन नंबर ऑफ शेयर्स. ग्रोथ इन नंबर ऑफ शेयर्स. इंस्टीट्यूट ने उसके बदले यूज किया होगा वर्ड NBB, नेट बायबैक. तो मैं बोल रहा हूं ग्रोथ इन नंबर ऑफ शेयर्स विच इज नंबर ऑफ शेयर्स इशूड माइनस नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बैक. इंस्टीट्यूट अगर बोलेगा NBB नेट बायबैक मतलब नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बैक माइनस नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, तो ये उस केस में प्लस होगा. कॉमन सेंस चाहिएगा. अगर आप डिफाइन करते हो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड माइनस बायबैक तो वो माइनस होगा बिकॉज नंबर ऑफ शेयर्स इशूड है जो खराब चीज है. पर अगर नेट बायबैक बोल रहे हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बैक माइनस नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, तो उस केस पे प्लस होगा, प्लस NBB. ये कोई दो फॉर्मूलाज नहीं हुआ, ये कॉमन सेंस की बात है. परितोष भवनेकर, इज इट फाइन? फॉर्मूला रट नहीं सकते हो. आई एम नॉट अ फॉर्मूला वाला टीचर.
ठीक है, आई एम नॉट अ फॉर्मूला वाला टीचर, फॉर्मूला रट नहीं सकते हो, ध्यान रखिएगा। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ एनी फॉर्मूला। ये मैंने जो लिखाया है ये भी मेरे लिए फॉर्मूला नहीं है, इट इज नॉट अ फॉर्मूला फॉर मी। विदाउट फॉर्मूला सोचते हैं, सुनो प्लीज, विदाउट फॉर्मूला। सर, निफ्टी का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है निफ्टी के अर्निंग्स पे, निफ्टी का अर्निंग्स डिपेंड करता है जीडीपी के ग्रोथ पे। तो काश रियल जीडीपी ग्रो करे, काश इन्फ्लेशन ज्यादा हो, ऑल्दो लग रहा होगा इन्फ्लेशन कम होने से बढ़िया, बट मैथमेटिकली तो यहां पे ज्यादा ही है ना, बिकॉज निफ्टी भी तो नॉमिनल टर्म्स में है। बट एट द सेम टाइम काश निफ्टी के कंपनीज, जीडीपी तो पूरे कंट्री का है, देश का है, वो निफ्टी का थोड़ी है, तो काश निफ्टी का जो कंस्टिट्यूएंट्स है उनका जीडीपी में हिस्सा बढ़े, काश। तो काश जीडीपी जोर से ग्रो करे, रियल प्लस इन्फ्लेशन। काश जीडीपी के जो कंस्टिट्यूएंट, सॉरी निफ्टी के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनका हिस्सा जीडीपी में बढ़े, वेरी गुड। काश निफ्टी के कंपनीज बाईबैक करे, बाईबैक, जिससे नंबर ऑफ शेयर्स कम हो और ईपीएस बढ़े, ठीक है। और काश निफ्टी री रेट हो जाए, री रेट, और उसका पी रेशियो बढ़े, पी मल्टीपल, ओके, पी मल्टीपल बढ़े। इंडिया का पी मल्टीपल बढ़ा है, फिनोमिनली बढ़ा है, आप चेक कर लीजिएगा। 2013-14 में मनमोहन सिंह गवर्नमेंट व्हेन इट लेफ्ट, व्हाट वाज द पी मल्टीपल, या ड्यूरिंग द एंटायर रेजीम 5 साल, व्हाट वाज द पी मल्टीपल एवरेज, एंड चेक इट आउट। अभी पी मल्टीपल क्या है लास्ट 5 साल से, ओके। ऑफ कोर्स पोस्ट कोविड चेक करना, यू हैव टू लीव द एनॉमली, तो यू विल फाइंड दैट देयर इज अ री रेटिंग ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, अंडरस्टूड, री रेटिंग ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो इफ यू वांट टू रिमेंबर द इक्वेशन, यू कांट रिमेंबर बाय द फॉर्मूला, यू कैन रिमेंबर दिस वे, काश, काश निफ्टी का पी रेशियो बढ़े, इंडियन मार्केट री रेट हो जाए, काश जीडीपी बढ़े, रियल प्लस इन्फ्लेशन, काश इंडेक्स कंस्टिट्यूएंट्स का जो हिस्सा है जीडीपी में वो बढ़े, यानी वो लोग बेटर परफॉर्म करें, काश इंडेक्स वाले कंपनीज बाईबैक करे शेयर्स का, एंड दैट्स इट, यू हैव द फॉर्मूला, देयर इज नो नीड ऑफ द फॉर्मूला, बिलीव मी। और इनफैक्ट ग्रिनॉल्ड क्रोना मॉडल में तो लेफ्ट साइड में मैं भूल गया, बिकॉज मैं फॉर्मूला करता नहीं हूं ना, दिखाओ लेफ्ट साइड में ग्रिनॉल्ड क्रोना मॉडल में ये नहीं है, लेफ्ट साइड में ग्रिनॉल्ड क्रोना मॉडल में एक्सपेक्टेड रिटर्न है, विच इज ऑब्वियसली ग्रोथ रेट ऑफ निफ्टी प्लस डिविडेंड यील्ड, ग्रोथ रेट ऑफ निफ्टी प्लस डिविडेंड यील्ड। किसको याद आ रहा है फॉर्मूला, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल, D1 by P0 plus G। किसको फॉर्मूला याद आ रहा है, D1 by P0 plus G, वही लिखा है मैंने, कैन यू सी दैट, एक तरह से मैंने लिखा है D1 by P0 plus G, पर G को खोद डाला, D1 by P0 plus G, डिविडेंड यील्ड प्लस कैपिटल गेन्स यील्ड, D1 by P0 plus G। तो वेरी इजी, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल जो है ना वही ग्रीनॉल्ड क्रोना मॉडल है, D1 by P0 plus G, डिविडेंड यील्ड प्लस कैपिटल गेन्स यील्ड। जिसको फीलिंग नहीं आ रहा था कि सब बाप रे क्या क्या लिखा रहे हैं, दिस इज D1 by P0 plus G, वही लिखा है मैंने, D1 by P0 plus G, डिविडेंड यील्ड निफ्टी का और प्लस ग्रोथ रेट, पर ग्रोथ रेट निफ्टी का डिपेंड करता है पी रेशियो पे, डिपेंड करता है जीडीपी ग्रोथ रेट पे, इन्फ्लेशन पे, अर्निंग्स कंस्टिट्यूएंट ऑफ जीडीपी उस पे, उसके अलावा बाईबैक ये सब पे, ठीक है ना। इजी है याद करना, हमारे भूलने का स्कोप नहीं है, अगर मन से सोचे तो, चल चल के सोचे ना, ठीक है। तो आई डोंट नो, बहुत ही अजीब चीज शेयर कर रहा हूं, नहीं शेयर करना चाहिए, पर आ गया तो रोक रहा नहीं हूं। बहुत खराब चीज शेयर कर रहा हूं, बहुत खराब चीज, वेरी वेरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, ठीक है ना। क्या शेयर कर रहा हूं, आई हैव सीन फॉर माई सेल्फ कि जब से मैं फाइनेंस में घुसा, फर्स्ट ईयर ऑफ माई ग्रेजुएशन 1995, and I started studying, you know, finance, economics, call put option, और आज तक है, मैंने आज सुबह तक का बात बता रहा हूं, जब मैं बहुत ध्यान से कुछ पढ़ता हूं ना, एंड आई रियली लाइक इट, एंड आई वॉक अराउंड बाथरूम, ठीक है, मतलब नंबर 1 का प्रेशर आता है, कभी कभी नंबर 2 का भी। आप लोग ने एक्सपीरियंस किया है क्या, when the brain really runs, you know, पता नहीं क्या होता है हार्मोन का, you get a pressure, have you seen it? I'm really sorry, पहले बोल दिया था, किसी को पैथेटिक लग रहा होगा तो अपना अपना एक्सपीरियंस क्यों नहीं शेयर करेंगे, डेफिनेटली शेयर करेंगे। फिर कोई जाके रेडिट में, कोरा में जाके जो भी लिखे, ठीक है। सो दिस इज समथिंग विच आई एक्सपीरियंस्ड whenever my mind is running, when I'm dormant it doesn't happen, but when it is really active it happens anyways। तो walk and learn, walk and think, okay, thinking is very important, ठीक है, okay। Kaushik Shah is saying I feel it in QM,
वेरी गुड. चलिए, सॉरी अगर किसी को खराब लगा, somebody felt indecent, I'm really sorry. ठीक है ना? ओके. तो ये था एक्सपेक्टेड रिटर्न. ठीक है. अब सर अपने स्टडी क्या कर रहे थे? ठीक है, मेरा थोड़ा सा नेक में स्प्रेन आया हुआ है. ठीक है, इट्स बेटर आई शो द स्क्रीन टुडे मोर. तो मैं अपना इमेज नहीं दिखाना चाह रहा हूँ ज़्यादा, पूरा नेक पकड़ा हुआ है. या सुनना प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था. वाई LTEG मैटर्स. ये जो फॉर्मूला था ना, इस फॉर्मूला से आप नेक्स्ट ईयर का भी निकाल सकते हो निफ्टी का रिटर्न्स. इस फॉर्मूला से नेक्स्ट ईयर का भी निफ्टी का रिटर्न्स निकाल सकते हो. बट नेक्स्ट ईयर का ग्रोथ रेट ऑफ रियल जीडीपी तो इस चैप्टर का डिस्कशन नहीं है. नेक्स्ट ईयर का ग्रोथ रेट ऑफ रियल जीडीपी तो इस चैप्टर का डिस्कशन नहीं है. ऑल्दो इस चैप्टर से, इस फॉर्मूला से आप नेक्स्ट ईयर का भी ग्रोथ रेट ऑफ निफ्टी निकाल सकते हो. देयर इज अ से यूएस इन्वेस्टर, यूएस FII थिंकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग इन इंडिया, तो इन दैट केस हाउ मच वुड निफ्टी प्रोवाइड रिटर्न्स इन रूपी टर्म्स? हाउ मच वुड निफ्टी प्रोवाइड रिटर्न्स इन रूपी टर्म्स? उसके लिए वो ये फॉर्मूला यूज कर सकता है विद अ टाइम होराइजन ऑफ 1 ईयर. ऑल्दो उसको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना पड़ेगा टू नो हाउ मच वुड निफ्टी प्रोवाइड रिटर्न इन डॉलर टर्म्स. समझे क्या मेरा बात? देयर इज अ यूएस फंड which decides to invest in India for the first time, and obviously उस केस में अलग अलग सेक्टर्स में नहीं जाएगा, वो निफ्टी में इन्वेस्ट करने वाला है. ठीक है, तो इन दैट केस हाउ मच विल निफ्टी रिटर्न नेक्स्ट ईयर, अगर वो निकालना चाहता है तो इस फॉर्मूला से निकाल सकता है. इनपुट्स आर द मेन विच मैटर, नॉट द फॉर्मूला. ठीक है, वो निकाल सकता है. बट प्रॉब्लम ये है, इसमें जो ग्रोथ रेट ऑफ रियल जीडीपी है वो तो नेक्स्ट ईयर का है, और ये चैप्टर तो नेक्स्ट ईयर का नहीं है. दिस इज नॉट द नेक्स्ट ईयर का चैप्टर, दिस इज LTEG. तो सर उस पर तो आइए. ठीक है ना, उस पर आते हैं ना. फुल स्क्रीन, बेयर विथ मी, मेरा मूवमेंट जो है वह नेचुरल नहीं होगा नेक का. सो नेक्स्ट ईयर का जो है, सॉरी, इन द लॉन्ग टर्म, वेरी इंपॉर्टेंट, इन द लॉन्ग टर्म, हमेशा के लिए सस्टेनेबली, P ratio cannot keep on rising. P ratio cannot keep on falling. So if you are talking about the long term, the growth rate of P ratio is 0. We are not talking about 5 years, 7 years. In the long term, it is not possible that P ratio will keep on rising or P ratio will keep on falling. So if you are making a forecast for the long-term return on equity, it does not depend upon P ratio. It does not depend on P ratio. Long माने पूरा long बोल रहे infinity. It does not depend upon P ratio because P ratio cannot sustainably go up or go down. Second, in the long term, earnings to GDP ratio cannot keep on rising, cannot keep on falling. विद्रोह हो जाएगा, आंदोलन हो जाएगा. ओके, अर्निंग्स टू जीडीपी रेशियो अगर गिरने लगा तो आप तो बोलोगे सर वो 0 हो जाएगा, है ना? तो 0 हो जाएगा, हमारे निफ्टी गायब, या वो 1 हो जाएगा, यानी कि जो इंडिया में और कुछ बचेगा ही नहीं, केवल निफ्टी के 50 कंपनीज ही बचेंगे, बाकी सब शट डाउन, सारे के सारे निफ्टी में आ गए. तो नॉट पॉसिबल ना, तो नहीं हो सकता. तो अर्निंग्स टू जीडीपी रेशियो ग्रोथ रेट इन द लॉन्ग रन इज 0. इन द लॉन्ग रन इज 0. नंबर ऑफ शेयर्स जो है, नंबर ऑफ शेयर्स वो भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है. नंबर ऑफ शेयर्स कैन नॉट कीप ऑन राइजिंग, कैन नॉट कीप ऑन फॉलिंग. और एक चीज भूल गया था बोलना, एक लॉजिक देना भूल गया, सॉरी, मिस हो गया मेरे से. व्हेन आई टॉक्ड अबाउट अर्निंग्स टू जीडीपी रेशियो, आई शुड हैव स्पोकन अबाउट जीडीपी पे 2 जनों का हक है. एक तो प्रॉफिट मेकर्स का और दूसरा लेबर का. तो in that case profit makers, earnings to GDP ratio or labor. So in that case it cannot happen that earnings to GDP ratio keep on rising. So all the investors are making money and the labor is losing. Okay, there will be a withdraw. Withdraw से याद आया. So if the labor share of GDP goes up, earning share of GDP goes down. ऐसे बोला जाता है. So I forgot to mention that when I was explaining. Can in the long run, earnings to GDP ratio cannot keep on rising. Number of shares cannot keep on rising. So the only thing that will sustain in the long run is, दिखाओ, growth rate of real GDP and inflation. तो अगर अपने मान रहे हैं कि सर लेट्स फोकस ऑन द निफ्टी का रियल कैपिटल गेन्स, रियल नॉट नॉमिनल, तो इन दैट केस इन्फ्लेशन को भूल जाओ. तो निफ्टी पे रियल कैपिटल गेन्स विल डिपेंड अपॉन ओनली वन थिंग. व्हाट इज दैट? ग्रोथ रेट ऑफ रियल जीडीपी. द लॉन्ग रन ग्रोथ रेट ऑफ रियल जीडीपी. निफ्टी का लॉन्ग टर्म रियल रिटर्न डिपेंड्स ऑन ओनली वन थिंग. व्हाट इज दैट? LTEG. बिकॉज ऑल अदर थिंग्स आर गॉन. इन्फ्लेशन जो है, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं रियल का बात कर रहा हूं, रियल का, तो इसलिए इन्फ्लेशन को भूल जाओ.
तो लॉन्ग टर्म में इक्विटी मार्केट्स का रिटर्न इन द रियल टर्म्स ओनली डिपेंड अपॉन द ग्रोथ रेट ऑफ रियल जीडीपी एंड ऑफ कोर्स डिविडेंड यील्ड इफ यू टॉक अबाउट द ओवरऑल रिटर्न. ठीक है. तो ओके, ये आप लोग लिख लो प्लीज. लिखो. नोट नंबर 1, earnings to GDP ratio. Note number 1, earnings to GDP ratio depends on dash. Next line, first bullet. Labor share of GDP. Second bullet, performance of index constituents. Note number 2, GN, that is growth rate of number of shares. Growth rate of number of shares is a minus. Growth rate of number of shares is a minus in the formula. Growth rate of number of shares is a minus in the formula. Because a rise in GN will reduce Nifty EPS. Dot. Of course, instead of GN, they can give you NBB. That is net buyback. In which case it is a plus in the formula. Net buyback, in which case it's a plus in the formula. Next note number 3, GPE ratio. GPE reflects the expected re-rating or de-rating of the indices. Reflects the expected re-rating or de-rating of the indices. Reflects the expected re-rating or de-rating of the indices. Re-rating or de-rating of the indices. Note, very important. The focus of the chapter is on LTEG. And hence, the most likely stuff testable from this portion is dash. Next line, first bullet, what would be the long-term price return on Nifty in real terms? What would be the long-term price return on Nifty in real terms? मैंने प्राइस रिटर्न बोला है, जिससे डिविडेंड यील्ड का बात नहीं करूं. प्राइस रिटर्न ऑन निफ्टी इन रियल टर्म्स. क्वेश्चन मार्क. सेकेंड बुलेट, इन द लॉन्ग रन GPE equal to 0.
because P ratio cannot keep on rising or falling, comma GE by GDP equal to 0. Growth rate of E to GDP is 0. Comma नहीं, and GN equal to 0. GN equal to 0. Full stop, para change. Therefore, in the long run, price return of Nifty in real terms equal to price return of Nifty in real terms equal to price return of Nifty in real terms equal to LTEG. Price return of Nifty in real terms equal to LTEG. LTEG. Para change. Para change. लिखो big picture. Big picture. Dot dot dot. Ignore the maths above. Ignore the math above. Ignore the math above. And just think about India. Ignore the math above and just think about India and Indian equity markets. Just think about India and Indian equity markets. Dash. What is the story we are repeatedly telling to the ROW? What is the story that we are repeatedly telling to the rest of the world? What is the story that we are repeatedly telling to the rest of the world? What is the story that we are repeatedly telling to the rest of the world? India कौन सा प्लैकार्ड लेके खड़ा है दुनिया के पास कि आओ आओ यहां इन्वेस्ट करो? क्यों? The single prominent answer is long-term growth story. लिख देना dash. Long-term growth story. You can understand the impact of it. Growth is the most important determinant of value when it comes to equity market. Dictate नहीं कर रहा हूँ. Growth is the most important determinant of value. ये अपने बचपन से पढ़े हैं, बचपन में जब से फाइनेंस पढ़ रहे हैं, तो इन दैट केस ऑब्वियसली वो मैटर करना ही था. आपको इतना मैथ्स नहीं चाहिए उसके लिए कि जो मैथ्स लिखा दिए फॉर्मूला के बिना नहीं हो पाएगा. आप ऐसे भी जानते थे. ठीक है. नया क्या सीखे कि इन द लॉन्ग रन nothing else matters, only one thing, growth. In the long run, only one thing matters, growth for the equity markets. It is that important. ठीक है ना? तो वो मैंने in the chakkar of the maths, don't forget about this. So that was why are we studying this chapter? If we want to be in the equity markets, private equity, public equity, doesn't matter, whichever equity. ठीक है? Remember, macro aware, macro expert. ठीक. Next, fixed income. Fixed income is obviously a complicated affair. Price is an inverse function of yield. So you are a portfolio manager, active portfolio manager. Level 3. You are an active portfolio manager. Let's assume top down. You have a 70% exposure to IG. 30% exposure to HY. I think समझ में आ रहा है. You have a 70% exposure to IG, 30% exposure to HY. किसी को समझ में नहीं आया तो रोक सकता है मेरे को. You are a fixed income active manager. You have a 70% exposure to IG and 30% exposure to HY. IG is investment grade, HY is junk. ठीक है. तो ट्रिपल बी कट ऑफ उसके नीचे जंक याद है. तो 70% exposure to IG, 30% exposure to HY in an economy, एक particular country में. Suddenly you find in the last, यश सैनी को समझ में नहीं आ रहा है. IG माने इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स, यश सैनी, AAA, AA, A, ट्रिपल बी, दे आर इन्वेस्टमेंट ग्रेड. उसके नीचे सारा जंक. ओके ठीक है. सो मैं बोल रहा था कि
क्या बोल रहा था? यस, आई वॉज सेइंग दैट over the last 6-8 months, suppose we are standing in 2016-17 in the Indian economy, 16-17, 6-7, ठीक है, in the Indian economy, and we are seeing that Indian economy has gone into demonetization, या 17-18 मान लो, demonetization हो गया, फाइनेंशियलाइजेशन हो गया, जीएसटी हो गया है, जो भी डेट पकड़ लेना, जीएसटी हो गया है, फाइनेंशियलाइजेशन हो गया है, डीमोनेटाइजेशन हो गया है, डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम्स हो गया है, ठीक है। तो देर आर एक्सटेंसिव लेबर एंड लैंड रिफॉर्म्स दैट आर हैपनिंग, एंड देयरफॉर आपको लगता है कि यार ये इकोनॉमी में तो ग्रोथ फिनोमिनल होने वाला है, तो अगर ये इकोनॉमी में ग्रोथ फिनोमिनल होने वाला है तो उस केस में इस इकोनॉमी में वी शुड मूव टुवर्ड्स आईजी और वी शुड मूव टुवर्ड्स एचवाई, स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन या टैक्टिकल, क्या करना चाहिए टुवर्ड्स आईजी और टुवर्ड्स एचवाई। अगर अच्छे दिन आने वाले हैं तो वी शुड मूव टुवर्ड्स 90-10 और वी शुड मूव टुवर्ड्स 40-60, 90-10 और 40-60 वी शुड मूव टुवर्ड्स एचवाई, ठीक है, बिकॉज अच्छे दिन आने वाले हैं तो एचवाई बॉन्ड्स गिवन देयर प्राइस विल आउट परफॉर्म द आईजी बॉन्ड्स, ठीक है। तो जब फ्लाइट टू सेफ्टी आता है, वरुण शुक्ला ने गलत बोला, 90-10 नहीं, वी शुड डू 40-60, 90-10 तो करेंगे वरुण जब बुरे दिन आने वाले हैं, भयानक दिन आने वाले हैं, फ्लाइट टू सेफ्टी क्राइसिस होने वाला है, तो वील मूव टू आईजी, ओके। 90-10 तो तब करेंगे। परितोष गलत बोला आपने, सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर बुरे दिन आने वाले भयानक दिन तो यू विल मूव टूवर्ड्स व्हाट, आईजी, 100-0, एचवाई को पूरा त्याग देंगे, बिकॉज उस समय when बुरे दिन आने वाले the spreads will explode HY bonds का and the bond price will crash, but अगर अच्छे दिन आने वाले हैं the spreads will tighten, spread tighten हो जाएगा खासकर HY का, because of which you will get the up in your bond portfolio, ठीक है, got it। तो इसका मतलब yes sir it matters, फिक्स्ड इनकम मैनेजर को इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट करना पड़ेगा, फिक्स्ड इनकम मैनेजर को इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट करना पड़ेगा, उसके हेल्प से वो स्प्रेड वाइडनिंग या स्प्रेड नैरोइंग प्रेडिक्ट कर सकता है और उसके हिसाब से वो पोर्टफोलियो को पोजीशन कर सकता है। तो इट मैटर्स फॉर दैट रीजन, फॉर द क्रेडिट पोजीशनिंग ऑफ द पोर्टफोलियो, क्रेडिट पोजीशनिंग ऑफ द पोर्टफोलियो, होप ये वर्ड समझ में आएगा बाद में जब लिखाऊंगा। तो क्रेडिट पोजीशनिंग ऑफ द पोर्टफोलियो, कितना आईजी कितना एचवाई, दैट डिपेंड्स ऑन योर फोरकास्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। If your economic growth is forecasted to be high, go for higher credit exposure, more HY. If economic growth is expected to be low, go for shelter, IG exposure. Number 2, the stance of monetary policy. The stance of monetary policy and even fiscal policy depend upon economic growth. I mean to say counter-cyclical aggregate demand management. नाम तो सुना होगा, counter-cyclical aggregate demand management. So if you are forecasting that compared to LTEG, economic growth weak होने वाला है, there will be a negative output gap, recessionary gap. तो उस केस में there will be, क्या बोलते हैं, expansionary policies, interest rate would be cut, so benchmark yield will fall and bond prices can go up. Interest rate would be cut, benchmark yield will fall and bond prices can go up. So in such a situation, we should increase the duration of the portfolio or decrease the duration of the portfolio. Okay, we are expecting that there is going to be recession. So I'm asking you, we should increase the duration of the portfolio or decrease the duration of the portfolio. We are expecting a recession, negative output gap. So we should increase the duration of the portfolio or decrease the duration of the portfolio. Increase the duration, because interest rate गिरेगा तो bond price बढ़ेगा, काश ज्यादा रेट से बढ़े, दैट इज ड्यूरेशन। ड्यूरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू यील्ड, ओके, ड्यूरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू यील्ड। सो योर एज एक्टिव मैनेजर, दिस इज ड्यूरेशन पोजिशनिंग, वन वाज क्रेडिट पोजिशनिंग, द अदर इज ड्यूरेशन पोजिशनिंग, क्रेडिट पोजिशनिंग, ड्यूरेशन पोजिशनिंग, ओके, क्रेडिट ड्यूरेशन। नंबर 3, it is said that LTEG is
equivalent to the long-term real interest rate in the economy. LTEG is equivalent to the long-term real interest rate in the economy. Huge debate about it and huge discussion. It has not been done over here and I cannot do over here. ठीक है, तो लंबा चौड़ा डिस्कशन है कि ग्रोथ होने के लिए सेविंग्स होना पड़ेगा और सेविंग्स होने के लिए इंटाइस करने के लिए अपने को रियल इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा और रियल इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो जाके सेविंग्स आएगा तो हाई ग्रोथ आएगा. मैंने लंबा चौड़ा स्टफ लिखा हुआ है. कैन नॉट गो इनटू इट एट ऑल. यू हैव टू टेक इट एट फेस वैल्यू. LTEG, long term economic growth, is equivalent to the long term real interest rate, and long term real interest rate definitely matters for fixed income. Long term real interest rate definitely matters for fixed income. So there are three reasons why fixed income investors really care about economic growth. Number one, credit positioning. Number two, duration positioning. Number three, so LTEG is after all equivalent to long term real interest rate. Please write down. तो जो लिखे थे अपने वाई में उस पर फर्स्ट पार्ट था इक्विटी. आई डोंट नो मैंने लिखाया था क्या. फर्स्ट पार्ट था इक्विटी. वाई के अंदर पार्ट वन, उस पर फर्स्ट पार्ट वन के अंदर एक सब पार्ट होगा इक्विटी. इक्विटी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इक्विटी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है. यस निधि वापस से बोल रहा हूं, रुक जाओ. ओके, इक्विटी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है वो अपने सीखे. अब अपने शाश्वत ओमर इज सेइंग बट सर मॉनेटरी पॉलिसी ओनली अफेक्ट्स द शॉर्ट टर्म, देन ड्यूरेशन बढ़ा का क्या फायदा. ओके, शाश्वत ओमर का क्वेश्चन है, सुनना प्लीज, सब जन पढ़े हुए हैं. शाश्वत ओमर का क्वेश्चन है मॉनेटरी पॉलिसी ओनली अफेक्ट्स द शॉर्ट एंड ऑफ द यील्ड कर्व, नॉट द लॉन्ग एंड. ओके, देन ड्यूरेशन का क्या फायदा. तो शाश्वत ओमर ने CFA लेवल 1 में मॉनेटरी पॉलिसी में लास्ट का LOS था लिमिटेशंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, याद है. CFA लेवल 1 में इकोनॉमिक्स में मॉनेटरी पॉलिसी चैप्टर था और उस पर टुवर्ड्स द एंड देयर वाज अ डिस्कशन ऑन लिमिटेशंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. पहुंच जाए, कुशाग्र वहां पहुंच गए, ठीक है. लिमिटेशंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, और लिमिटेशंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी में अपने डिस्कस करते थे बॉन्ड विजिलेंस, कि जब सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट कट करेगा तो सर लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड हो सकता है नहीं गिरेगा. ओके, जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट कट करेगा पर लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड नहीं गिरेगा, बिकॉज उन लोग को डर है कि ये इकोनॉमी जो है ये तो एकदम डूबने वाला है, फिस्कल डेफिसिट होने वाला है. तो इवन द शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट फॉल्स, द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट डज नॉट फॉल. शाश्वत वही बोल रहा था कि सर आपने बोला सेंट्रल बैंक विल कट इंटरेस्ट रेट टू फाइट रिसेशन एंड देयरफॉर यू सेड हायर ड्यूरेशन बिकॉज इंटरेस्ट रेट विल फॉल, बट लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट, शाश्वत यू कैन नॉट से विल नॉट फॉल, यू मे से मे नॉट फॉल. तो शाश्वत आपका जवाब है, मैं तो इकोनॉमिक्स के अंदर पूरा नहीं जा रहा हूं ना. तो मैंने बोला कि भाई रिसेशन है, इंटरेस्ट रेट कट किया जाएगा, देयरफॉर बॉन्ड प्राइसेस विल राइज. तो आपका एकदम सही जवाब था. व्हाट इफ शॉर्ट टर्म रेट्स फॉल बट लॉन्ग टर्म रेट्स डू नॉट फॉल. तब इन दैट केस वी विल नॉट इंक्रीज ड्यूरेशन, वी विल लुक एट यील्ड कर्व नॉन पैरेलली शिफ्ट हो रहा है, उसका कर्वेचर शिफ्ट हो रहा है. तो व्हाट विल वी डू, सारा फिक्स्ड इनकम में है, सारा फिक्स्ड इनकम में है, बट पूरा एप्लीकेशंस लेवल 3 में है, ठीक है. पैरेलल नॉन पैरेलल शिफ्ट ऑफ द यील्ड कर्व, द ट्विस्ट, ओके, द बटरफ्लाई, वो सारा का सारा है. तो ऑब्वियसली इट वाज वेरी नाइव फॉर मी टू से द ड्यूरेशन बढ़ा देंगे, बिकॉज मैं थोड़ी फिक्स्ड इनकम पढ़ा रहा हूं. आई कैन से ओनली दैट मच, बट आपका ख्याल आना मतलब यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर लेवल 3. दिस इज द लेवल 3 का थॉट प्रोसेस. वंडरफुल, ओके, वेरी गुड. तो देयरफॉर आई टुक अप योर डाउट. तो आई थिंक आप लोग को भी शाश्वत का डाउट समझ में आया. डाउट ये था कि मैंने बोला इकॉनमी जो है उस पर ग्रोथ रेट लेस होने वाला है LTEG से, तो रिसेशनरी गैप होगा. तो कौन सा पॉलिसी होगा, एक्सपेंशनरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट कट किया जाएगा तो बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा, तो ड्यूरेशन बढ़ा देना चाहिए. ओके, तो शाश्वत का क्वेश्चन था बट शॉर्ट टर्म रेट्स गिरेगा, लॉन्ग टर्म रेट्स तो गिरेगा ही नहीं. तो मैंने बोला जरूरी नहीं है, दैट वाज अ लिमिटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. बट कभी कभी सब गिरता है बिकॉज द सेंट्रल बैंक इज क्रेडिबल. याद है क्या क्वालिटीज ऑफ सेंट्रल बैंक, इंडिपेंडेंस, क्रेडिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी. समबडी विल से दैट सर पूरा लेवल 1 टान रहे हैं. इंडिपेंडेंस, क्रेडिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी. तो इफ इट इज अ क्रेडिबल सेंट्रल बैंक with transparent communication and independent from political interference, in that case when it cuts short term rates it will have a ripple effect on the long term. So it depends on the qualities of effective central bank.
So it becomes so beautiful when one can link up level 1 plus level 2 plus level 3, and that's what it should be, because when you step into the market everything is काम कर. I'm sure सबको याद आया अभी क्वालिटीज इफेक्टिव सेंट्रल बैंक, ठीक है ना. बहुत जिनका तो एकदम फेस खिल गया है, फेस दिख रहा नहीं है बट नाम से समझ में आ रहा है फेस खिल गया. ठीक है, ओके. सो लेट्स राइट डाउन. क्या लिख रहे थे हम लोग, क्या लिख रहे थे? वाई फिक्स्ड इनकम. ठीक है, फिक्स्ड इनकम के लिए वाई डज इकोनॉमिक ग्रोथ मैटर्स. ठीक है, फिक्स्ड इनकम तो लिख देना. फॉर फिक्स्ड इनकम economic growth is extremely important. Economic growth forecast is extremely important. For fixed income, economic growth forecast is extremely important on account of dash. First bullet, credit positioning. तो निधि को थोड़ा सा गैप हुआ उस पर समझने में. निधि मैंने ये बोला था कि सपोज वी आर एक्सपेक्टिंग द इकोनॉमी टू ग्रो वेरी वेल, अच्छे दिन, ओके. तो उस केस में इफ एक्सपेक्टिंग द इकोनॉमी टू डू वेल तो द डिफॉल्ट्स विल कम डाउन ना. वी एक्सपेक्ट द डिफॉल्ट्स टू कम डाउन, तो स्प्रेड्स विल नैरो. और HY जो है ना, जंक बॉन्ड्स, उनका स्प्रेड जोर से नैरो होगा एज कंपेयर टू IG बॉन्ड्स जिनका ऑलरेडी कम होता है. तो अकॉर्डिंगली उस केस में अपने को जो क्रेडिट पोजिशनिंग ऑफ द पोर्टफोलियो है वो टुवर्ड्स HY कर देना चाहिए. ठीक है, ये खराब अच्छे दिन आने वाले हैं तो स्प्रेड्स आर गोइंग टू नैरो. क्रेडिट पोजिशनिंग, यू कैन राइट डाउन एग्जाम्पल. इफ यू फोरकास्ट हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, dash, it implies a forecast of spread narrowing. Dash, accordingly we should shift to HY. Okay, reallocate from क्या बोलते हैं, from IG to HY. Okay, reallocate from IG to HY. ठीक है. नेक्स्ट है सेकेंड बुलेट, ड्यूरेशन पोजिशनिंग. ब्रैकेट, इफ वी एक्सपेक्ट recessionary gap, dash, expansionary monetary policy, dash, increase the duration of the portfolio. तो शाश्वत वाला पॉइंट नहीं लिखा रहा हूं. increase the duration of the portfolio. Bracket close. Third bullet, LTEG is equivalent to the long-term real interest rate. LTEG is equivalent to the long-term real interest rate. LTEG is equivalent to the long-term real interest rate. LTEG is equivalent to the long-term real interest rate. ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट हुआ. वाई डज इट मैटर, इसका LOS देखते हैं. जस्ट 1 सेकेंड. सो ये चैप्टर का LOS है. LOS नंबर B कंप्लीट हुआ है. डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन लॉन्ग रन रेट ऑफ स्टॉक मार्केट अप्रिसिएशन एंड द सस्टेनेबल ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी. LOS C, explain why potential GDP and its growth rate matter for equity and fixed income investors. तो LOS B and C are over. तो LOS B में वो ग्रीनॉल्ड क्रोना मॉडल के अंदर डिक कर रहा था. LOS C में वो इक्विटी एंड फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर्स का पूछा है.
तो LOS B एंड C इज व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड। ठीक है, जो फॉर्मल नोट शेयर होंगे उसमें थोड़ा सा और प्रॉपरली लिखा रहेगा जो बोला है, बिकॉज मैंने तो प्रॉपरली नहीं लिखा है ना। ओके, एक फॉर्मल नोट्स भी जाएगा, क्लास नोट्स भी जाएगा, और कभी कभी हो सकता है फॉर्मल को क्लास में ही डाल दें ठीक करके। तो यू मे रेफर टू द नोट्स, डजेंट मैटर आप कितना अच्छा लिखते हो, एक बार आप बाद में रेफर कर लीजिएगा। ठीक है, आई टोल्ड यू अबाउट दिस पर्सन शुभकांत उपाध्याय हु इज डूइंग L1, L2, L3 का स्टडीज टुगेदर एक साथ। तो अकॉर्डिंगली ही इज अ लिटिल बिट ऑक्यूपाइड बिकॉज ऑफ मंथ बिगिनिंग का प्रेशर। ठीक है, सो थोड़ा सा डिले हुआ QM के नोट्स में, बट इट विल ऑल बी अपडेटेड, तो देख लीजिएगा। एक बार आगे का प्लान बता दे। आगे का प्लान ये है, अभी अपने को इकोनॉमिक्स को टानना है, इकोनॉमिक्स को टानना है अपना। इसमें QM में LM1 हो चुका है, LM2 हो चुका है, LM3 का लास्ट पार्ट बाकी है, मल्टी कोलिनियरिटी। LM1 हो चुका है, LM2 हो चुका है, LM3 का लास्ट पार्ट बाकी है, मल्टी कोलिनियरिटी। तो LM3 का लास्ट पार्ट मैं सल्टाना चाहता हूं जिससे LM3 हो जाए, उसका टेस्ट हो जाए। ठीक है, और अभी अपने इकोनॉमिक्स के पीछे जाएंगे, LM4 बीच बीच पे करते जाएंगे। ठीक है, जिससे जो लोग नया ज्वाइन किए हैं उन लोग को मौका मिले कैचअप करने का, सो डैट वो लोग कैचअप कर सके। ठीक है ना, और आप लोग का टेस्ट होते जाएगा इन पे, रिपीटेड टेस्ट। ठीक है, जैसे LM3 का टेस्ट विल कम बाय, सो अकॉर्डिंगली दिस इज हाउ विल गो। ऐसे तो मेरा मन था कल सुबह 7:30 या 8 o'clock का क्लास अनाउंस कर दूं, ये LM3 का QM LM3 का जो लास्ट पार्ट बाकी है, बट गिवन माई नेक का सिचुएशन आई एम नॉट वांटिंग टू टेक अ रिस्क फॉर यू टू गेट अ मैसेज, सॉरी इट कांट बी 8 AM। तो मैं थोड़ा सा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बरत रहा हूँ, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन इन द मॉर्निंग आई विल टेक सम क्लास। हो सकता है वो ऑफिस टाइम पे हो और कोई कर नहीं पाए, डजेंट मैटर, वो बैक टू बैक नहीं है, आप बाद में कर लीजिएगा। ठीक है, तो कल शाम को अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए फिर से मिल रहे हैं, टुमारो इवनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए मिल रहे हैं, एंड टुमारो फर्स्ट हाफ या समवेयर इन दी मिडल आई विल पुट इन जो LM3 का लास्ट पार्ट जो मल्टी कोलिनियरिटी बाकी है। ठीक है, कल 2 क्लास है, हो सकता है QM वाला क्लास ऑफिस वाले कर नहीं पाए, डजेंट मैटर, उसका बैक टू बैक क्लास नहीं है कि उसके बाद तुरंत नेक्स्ट वाला, तो आपको टाइम मिल जाए करने का। ठीक है ना, ओके। आज कोई क्वेश्चन नहीं कर पाए, दैट वाज अनफॉर्चुनेट, बट फिर भी अपने को 1 घंटा 13 मिनट लग गया है। यूजुअली मेरा क्लास 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटे का ही होता है। ठीक है ना, दैट वे। चलिए बाय बाय, कल मिलते हैं। 1 minute, somebody is asking after the lecture should I read the curriculum? Of course you can read the curriculum, you can read Squeezer। ठीक है, आपका जो मन है आप रीड कर सकते हैं, बिकॉज बेटर आपको समझ में आता है, यू कैन रीड द सेम, नो इश्यूज। ठीक है, गो अहेड। चलिए बाय बाय।